हेलो, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? अरे भाई कैसे हो? पक्का क्या कच्चा? पक्का वाला पक्का कि कच्चा वाला पक्का? कच्चा वाला पक्का। मुख्य नियम है ना, एक नियम हो गया था। तत्परता के नियम में क्या क्या लिखा? लास्ट बिंदु बोलो। थानदाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा किसी भी प्रकार के कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व सारे भक्त लोग आ गए। सारे भक्त लोग जल्दी से पांडाल में पहुंचे। कथा का कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। महाराज श्री पधार चुके हैं। हाँ जी, बातें हैं। थानदाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम स्वयं की मानसिकता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि मानसिकता के अभाव में किया गया कार्य कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, प्रदान नहीं कर सकता। हर चीज को लिए आपको सबसे पहले मेंटल रूप से तैयार, तत्पर या सक्रिय होने की आवश्यकता है कि हाँ मैं इस काम को करना चाहता हूं। जबरदस्ती घसीट घसीट कर आपको कभी भी किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। याद करो बचपन के उन दिनों को, कुछ बच्चे ऐसे थे जो अपनी मर्जी से खुशी खुशी स्कूल जाते थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको टांगा टोली बच्चे करके उठा उठा के लाते थे। बोलो सही या गलत? मतलब उन बच्चों को स्कूल में लाया तो जा सकता है, लेकिन उन बच्चों को पढ़ने के लिए बाध्य या मजबूर नहीं किया जा सकता। तो छोटे बालक बालिकाओं को पढ़ने के लिए विद्यालय भेजा जा सकता है, लेकिन पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता या उनको पढ़ाया नहीं जा सकता। बोलो कौन सा नियम हो जाएगा आपका ये? बोलो भाई कौन सा हो जाएगा? तत्परता का नियम हो जाएगा। कौन सा नियम हो जाएगा बेटा? तत्परता का नियम हो जाएगा। याद रखना, थानडाइक ने वुडवर्थ ने इससे तत्परता के नियम को क्या कहा है? मानसिक शक्ति का नियम कहा है। मतलब लॉ ऑफ मेंटलिटी से जोड़ सकते हो आप इसे। लिखें जैसे, इसके एग्जाम्पल लिखें जैसे 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 घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया जा सकता है। घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया जा सकता है, परंतु पानी पिलाया नहीं जा सकता। घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया जा सकता है, परंतु पानी पिलाया नहीं जा सकता। नंबर 2 एग्जाम्पल। आज संख्या थोड़ी कम लग रही है, तो तुम कौन सी मिट्टी के हो? हैं? बह गए, रह गए। दूसरा एग्जाम्पल। आ गए, आ तो रहे हैं भाई। इट्स माई प्रभाव। ओके, गॉट इट। टॉक टू इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, ईट इंग्लिश, ड्रिंक इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश स्पीक ना सीखें। हाँ जी। दूसरा एग्जाम्पल लिखें। छोटे बालक बालिकाओं को पढ़ने के लिए
छोटे बालक बालिकाओं को पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजा जा सकता है विद्यालय में भेजा जा सकता है, परंतु पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। परंतु पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। परंतु पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कंप्लीट। तो ये सारी बातें आपको इसके अनुसार ध्यान में रखनी है। कंप्लीट। तीसरा एग्जाम्पल लिखे, खिलाड़ी को खेल के मैदान तक खिलाड़ी को खेल के मैदान तक पहुंचाया जा सकता है, खिलाड़ी को खेल के मैदान तक पहुंचाया जा सकता है, परंतु खेलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। परंतु खेलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये सारा सारा जो मामला है, बोलो किसके अंतर्गत आ जाता है? ठीक है, तत्परता ज्ञान। सबसे मेजर बात आपको जो ध्यान रखनी है, मेजर बात क्या ध्यान रखनी मेरे दोस्तों, कि वुडवर्थ ने इसे मानसिक शक्ति का नियम कहा। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तत्परता के नियम को मानसिक शक्ति का नियम कहने का श्रेय जाता है, बोलो किसे जाता है? तो वुडवर्थ को। ठीक है, वुडवर्थ ने इसे मानसिक शक्ति का नियम कहा। वुडवर्थ ने इसे क्या कहा? मानसिक शक्ति का नियम कहा। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वुडवर्थ ने इसे कौन सी शक्ति का नियम कहा, तो मानसिक शक्ति का नियम कहा, तथा इसे रुचि एवं अभिप्रेरणा के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तथा इसे रुचि एवं अभिप्रेरणा के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तथा इसे रुचि एवं अभिप्रेरणा के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थांडाई का मुख्य नियम है। और कौन सा नियम है? तो ये तत्परता का नियम है, पहला मुख्य नियम आपके सामने। ठीक है, अब अपने माइंड में इसे हल्के तरीके से सोचो कि अगर कोई बालक या बालिका किसी भी कार्य को करने के लिए स्वयं खुद मानसिक रूप से तैयार या एक्टिव है ही नहीं, क्या हम उसे किसी भी प्रकार का कोई भी काम सिखा सकते हैं? क्या नहीं सिखा सकते। तो लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम या सक्रियता का नियम, रुचि का नियम या अभिप्रेरणा का नियम या मानसिक शक्ति का नियम, ये सारे के सारे नाम हम इसके साथ जोड़ देते हैं। बोलो ध्यान रहेगा ना? बोलो हाँ या ना? चलिए दूसरे नियम में आ जाओ, अभ्यास या श्रम का नियम। नंबर 2, अभ्यास या श्रम का नियम। कौन सा? अभ्यास या श्रम का नियम। दोस्तों अभ्यास या श्रम के नियम के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो क्या स्थिति रहती है वो देखो। कि थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास या श्रम करते रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभ्यास या श्रम के अभाव में किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आपको थर्ड ग्रेड का मास्टर बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की मेहनत हो, चाहे वो जुगाड़ी वाली मेहनत हो, चाहे पढ़ाई वाली मेहनत हो, मेहनत तो करनी पड़ती है ना। लेकिन जुगाड़ वाली मेहनत तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो पैसा चाहिए,
और पैसे होते तो हम यहाँ क्या करते, उसी को ब्याज पे लगाकर 1 लाख रुपए सैलरी खाते रहे। बोलो सही या गलत? तो हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी। कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी? पढ़ाई वाली मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो साफ साफ शब्दों में बात ध्यान को कि थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम स्वयं के द्वारा अभ्यास या श्रम करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभ्यास या श्रम के अभाव में किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। भाई यही बात है, मेहनत करने वालों की कभी हर बार मुट्ठी, क्या कहते हैं, हर बार मुट्ठी खाली नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा नहीं है तो मैं कह रहा हूं मैं ऐसे ही है ना भाई। गोताखोरों की मुट्ठी खाली नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। ये सब कहने की बातें हैं। मेहनत तो मजदूर भी करता है, दिन भर पत्थर तोड़ता है। बोलो उसके पास कुछ नहीं है। सुबह टिफिन, स्टील का टिफिन 3 खंडी हाथ में लेके जाएगा, फैक्ट्री जा रहा है, दिन भर वहां पर पसीना बहाता है, मेरी तरह। बोलो वो बड़ा आदमी क्यों नहीं बनता है? क्या है? किस क्षेत्र में मेहनत कर रहा है? पढ़ाई के क्षेत्र में भी मेहनत करने वालों की कभी भी सफलता नहीं मिलती। उसका भी कारण बता दो। पढ़ाई में भी मेहनत 2 प्रकार की है, एक है गधा मेहनत, एक है दिमाग की मेहनत। तो हमें दिमाग की मेहनत करनी है। ज्यादा पढ़ने वालों का कभी नंबर नहीं आता। ठीक है, भाग्य भी साथ देना चाहिए मेहनत के साथ साथ। योग्यता ही सब कुछ होती तो बीरबल बादशाह होता। जिंदगी का फंडा यही है, याद रखो। तो आपका समय सही है, इसका मतलब आपकी सफलता आपके कदमों में आएगी आएगी, लेकिन आपको इसके कदमों में सफलता आएगी 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 इसका इंतजार नहीं करना, उसके लिए मेहनत करनी। क्योंकि मेहनत यही कहती है, तू मेहनत कर, मैं ऑटोमेटिक तेरे पास आऊंगी और कहेगी मैं आई आई आई। हाँ यही है। तो थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास या श्रम करते रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभ्यास या श्रम के अभाव में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सील पर होत निशान। भाई साहब, किसी भी काम में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। साइकिल चलाना आता है? हाँ या ना? बचपन में जब साइकिल चलाना सीखा आपने, उस समय कितनी बार गिरे? जेंडर क्लियर रखो तुम्हारा, है ना। मैं पूछता इधर हूं, बोलते तुम हो, है ना। ऐसा तो नहीं कि जेनेटिक कोड गड़बड़ हो गया हो। गजब करते हो। मैं जब तुम लोगों से बोलता हूं, पूछता हूं, तो इधर से तो कोई नहीं बोलता हैं? अच्छा, तो यहाँ पढ़ने के लिए आता है कि जासूसी करने के लिए आता है? अच्छा, कितनी बार गिरे जब आप साइकिल चला रहे थे? 3-4 बार। कपड़े फटे, कपड़े गंदे हुए, मम्मी पापा ने डांटा, है ना, साइकिल के हाथ मत लगाना, ऐसा। लेकिन बार बार गिरे, पड़े, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। बार बार क्या करते रहे? अभ्यास करते। तो धीरे धीरे हमें साइकिल चलाना आ गया। जब आप लोगों ने साइकिल चलाई है भाई साहब, 3 स्टेप में साइकिल चलाई। कैंची साइकिल, डंड काठी को बगल में दबाकर, डंडी पकड़कर ऐसे यूं, है ना, कचड़क कचड़क कचड़क, ये शानो। फिर डंडा साइकिल, फिर काठी साइकिल। फिर एक दिन ऐसा आया, ठीक है, एक दिन ऐसा आया कि भाई साहब हाथ छोड़ के चलाने का भी अभ्यास कर लिया। बोलो प्रैक्टिस करते हैं नहीं करते हैं? और कभी कभी रेत हो, कंकड़ हो, फिसल जाते हैं तो फिर हाथ छिल भी जाता है। वहां पर हाथ छोड़ा था, यहाँ हाथ छिल गया। तो ये सारी बातें इसमें। तो निरंतर आपको क्या करते रहना है? अभ्यास करते रहना है। ठीक है, ये आदमी ये जो बैठा हुआ ना, ये मेंदर, ये चांद पे चढ़ा, चंद्रयान गया तो मैं भी चांद पे जाऊंगा। तो सीढ़ियां लाया, निशानियां नहीं होती वो सीढ़ियां लकड़ी की, वो बांध रहा था। क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा हूं, अभ्यास कर रहा हूं कि क्या करेगा कि चांद पे जाऊंगा। किसके लिए? कि गरिमा के लिए। गजब है, क्योंकि मेहनत उल्टी दिशा में कर, सीधी दिशा में कर। ठीक है, गजब है यार। तो हाँ, गधा मेहनत कर रहा है। इसके उपनियम कितने बेटा? 2। पहला कौन सा? उपयोगिता। कौन सा? उपयोगिता।
थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए अभ्यास या प्रयास से प्रारंभ किया जाता है जो वस्तु व्यक्ति के उपयोग या महत्व की हो। ठीक है, धोनी के लिए नाच गाने का अभ्यास काम का नहीं, तो वो किसका अभ्यास करेगा बेटा? क्रिकेट का अभ्यास करेगा। खिलाड़ी के लिए खेल का अभ्यास, गायक के लिए गाने का रियाज। एक गायक होता है वो हमेशा रियाज करता रहता है। कोई अगर वाद्य यंत्र बजाने वाले होता है ना, ठीक है, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला है तो वो हारमोनियम बजाएगा, ऑर्गन बजाएगा, कीपैड बजाएगा, कैसियो बजाएगा, बांसुरी बजाएगा। ठीक है, बैंड बाजा वाले भी जब शादियां नहीं होती है तो वो रियाज करते हैं, नए नए गानों की धुन बजाते रहते हैं। हेलो क्रिंग ठो जोली 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 जोली, है ना? तो वह सब अभ्यास ही है। वो इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि उनके पास में अभी कोई काम नहीं है, तो कम से कम इस चीज का यूटिलाइजेशन हो जाए। उपयोगिता का नियम यही है। ठीक है, आप जीके थोड़ा थोड़ा जीके पढ़ते रहे तो ये बाद में काम आएगा। बोलो, इसीलिए तो आप पढ़ रहे हो ना। दूसरा आता है अनुपयोगिता। कौन सा बेटा? अनुपयोगिता। अनुपयोगिता के नियम के संबंध में अगर हम बात करते हैं क्या कि थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उस विषय वस्तु के लिए कोई अभ्यास या प्रयास से प्रारंभ नहीं किया जाता जो वस्तु बालक बालिकाओं के लिए किसी प्रकार की कोई उपयोग या महत्व की न हो। फालतू की चीजों के लिए हम कभी भी मेहनत नहीं करते। बोलो, करते हैं क्या? नहीं करते हैं। अनुपयोगिता का नियम का मतलब यही होता है कि थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उस विषय वस्तु के लिए कोई अभ्यास या प्रयास से प्रारंभ नहीं किया जाता जो वस्तु बालक बालिकाओं के उपयोग या महत्व की न हो। जैसे धोनी के लिए नाचने गाने का अभ्यास, किसान के लिए बंजर भूमि, प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए कहानियों की किताबें, ये किसी काम की नहीं है। लिखें। लेकिन थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा, थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा किसी भी कार्य को या किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, बालक बालिकाओं के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास या श्रम, निरंतर अभ्यास या श्रम करते रहने की आवश्यकता होती है। निरंतर अभ्यास या श्रम करते रहने की आवश्यकता होती है। निरंतर अभ्यास या श्रम करते रहने की आवश्यकता होती है क्योंकि अभ्यास या श्रम के अभाव में, अभ्यास या श्रम के अभाव में, अभ्यास या श्रम के अभाव में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अभ्यास या श्रम के अभाव में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अभ्यास या श्रम के अभाव में किसी भी क्षेत्र में क्या नहीं हो सकती बेटा? सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। कंप्लीट। जैसे करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। सुजान का मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, रसरी आवत जात है, सील पर होत निशान या पड़त निशान। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सील पर पड़त निशान। बोलो, निम्न तथ्य का संबंध किससे बेटा? अभ्यास के नियम से। याद रखें, थांडक ने इसके 2 उपनियम बताए। लिखें। हाँ, आराम से। थांडाइक ने इसके 2 उपनियम बताए। थांडाइक ने इसके
क्या बताए बेटा? 2 उपनियम बताए। अब दोस्तों थार्नडाइक ने 2 उपनियम जो बताए हैं वो कौन कौन से? पहला नियम कौन सा बेटा? उपयोगिता का नियम। पहला नियम कौन सा? उपयोगिता का नियम। पहला नियम कौन सा है? उपयोगिता का नियम। कौन सा नियम? उपयोगिता का नियम। दोस्तों उपयोगिता के नियम के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो क्या स्थिति रहती है वो देखो। थार्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए अभ्यास या प्रयास से प्रारंभ किया जाता है जो वस्तु बालक बालिकाओं के उपयोग या महत्व की होती है। थार्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए अभ्यास या प्रयास से प्रारंभ किया जाता है जो वस्तु बालक बालिकाओं के उपयोग या महत्व की होती है। मतलब आप उसी चीज के लिए कार्य करोगे, आप उसी चीज के लिए अभ्यास करोगे, मेहनत करोगे जो चीज आपके फायदे की है। फायदे की चीज अगर नहीं होगी तो हम उसके लिए कभी भी मेहनत या प्रयास नहीं कर सकते, ये याद रखना। तो लिखें, थार्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा थार्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा थार्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए थार्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए थार्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए अभ्यास या प्रयास से प्रारंभ किया जाता है। बालक बालिकाओं के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए अभ्यास या प्रयास से प्रारंभ किया जाता है। अभ्यास या प्रयास प्रारंभ किया जाता है जो वस्तु बालक बालिकाओं के जो वस्तु बालक बालिकाओं के उपयोग या महत्व की होती है। जो वस्तु बालक बालिकाओं के उपयोग या महत्व की होती है। जो वस्तु बालक बालिकाओं के उपयोग या महत्व की होती है। कंप्लीट। तो ये सारी बातें आपको निम्न प्रकार से ध्यान रखनी। जैसे अब जो चीज फायदे की हम उसी के लिए काम करेंगे। जैसे धोनी के लिए क्रिकेट का अभ्यास करना। जैसे धोनी के लिए क्रिकेट का अभ्यास। धोनी के लिए किसका अभ्यास करना? क्रिकेट का अभ्यास करना। धोनी के लिए किसका अभ्यास करना? क्रिकेट का अभ्यास करना। दूसरा है किसान के लिए उपजाऊ भूमि। किसान के लिए उपजाऊ भूमि। किसान के लिए उपजाऊ भूमि मतलब किसान उपजाऊ भूमि में ज़्यादा मेहनत करता है क्योंकि यहाँ से उत्पादन ज़्यादा हो सकता है, इसलिए तो मेहनत करा। उपयोगी चीज़ें हैं वो। दूसरा लिखिए अनुपयोगिता का नियम। अनुपयोगिता का नियम। अनुपयोगिता का नियम कौन सा नियम बेटा? अनुपयोगिता का नियम। कौन सा नियम बेटा? अनुपयोगिता का नियम। लिखें, थार्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा थार्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा थार्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए थार्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए अभ्यास या प्रयास से प्रारंभ किया जाता है।
या उस विषय वस्तु के लिए अभ्यास या प्रयास से प्रारंभ नहीं किया जाता है। उस करना, थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उस विषय वस्तु के लिए, उसी की जगह उस विषय वस्तु के लिए कोई अभ्यास या प्रयास से प्रारंभ नहीं किया जाता। कोई अभ्यास या प्रयास से प्रारंभ नहीं किया जाता। कोई अभ्यास या प्रयास से प्रारंभ नहीं किया जाता। जो वस्तु बालक बालिकाओं के उपयोग या महत्व की न हो, जो वस्तु बालक बालिकाओं के उपयोग या महत्व की न हो। थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उस विषय वस्तु के लिए कोई अभ्यास या प्रयास से प्रारंभ नहीं किया जाता जो वस्तु बालक बालिकाओं के उपयोग या महत्व की न हो। जो वस्तु बालक बालिकाओं के उपयोग या महत्व की न हो। करेक्ट। जैसे ध्वनि के लिए नाच गाना, जैसे ध्वनि के लिए नाच गाना, ध्वनि के लिए नाच गाना। ध्वनि नाचने गाने का कभी अभ्यास नहीं करेगा क्योंकि ध्वनि के लिए नाचना गाना कोई काम का नहीं है। किसान के लिए बंजर भूमि, किसान के लिए बंजर भूमि, किसान के लिए बंजर भूमि। तो ये सारी बातें आपको इसके अंदर ध्यान करना है। देखो, राम क्लास में फर्स्ट आता था परंतु खेल पर अधिक ध्यान देने के कारण पिछड़ गया। अब देखो, खेल उसके लिए उपयोगी है। अगर राम के लिए खेल उपयोगी है तो उपयोगिता में जाओ, बात समझ में आ गई। और पढ़ाई उसके लिए क्या हो गई बेटा? अनुपयोगी हो गई। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज के लिए सबसे ज्यादा प्रयास कर रहा है, इसका मतलब पहले वाली चीज उसके लिए क्या हो गई? कम उपयोगी। हम यही तो चीजें, अधिक से अधिक लाभांश प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के द्वारा भागना, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता है, यही तो है। अभ्यास के नियम भी तो है। हम अभ्यास क्यों करते हैं? ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं भोग सकें। मेहनत किसके लिए कर रहे हो आप? सुख की प्राप्ति के लिए और दुख को भगाने के लिए। कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता हो। सुख दुख का तो यही बात है। आगे लिखें, प्रभाव या परिणाम का नियम। तीसरा नियम आ जाओ। प्रभाव या परिणाम का नियम। प्रभाव या परिणाम का नियम। दोस्तों, प्रभाव या परिणाम के नियम के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो क्या स्थिति रहती है वो देखो। थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए अभ्यास या प्रयास से प्रारंभ किया जाता है जो वस्तु बालक बालिकाओं को सर्वाधिक प्रभावित करती है, क्योंकि प्रभावहीन वस्तुओं के लिए व्यक्ति के द्वारा कोई अभ्यास या प्रयास से प्रारंभ नहीं किया जाता। मतलब आप उसी चीज के लिए, उसी वस्तु के लिए कार्य करोगे, मेहनत करोगे जो वस्तु, जो तथ्य या जो कारक आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता हो। थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए अभ्यास या प्रयास से प्रारंभ किया जाता है जो वस्तु बालक बालिकाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि प्रभावहीन वस्तुओं के लिए बालक बालिकाओं के द्वारा कोई भी प्रयास या अभ्यास से प्रारंभ नहीं किया जाता। करेक्ट। नेक्स्ट लिखें। हाँ, इसी के अंदर लिखना है। लेकिन थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा, थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा, थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए,
थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए, थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए अभ्यास या प्रयास से प्रारंभ किया जाता है, अभ्यास या प्रयास से प्रारंभ किया जाता है, अभ्यास या प्रयास से प्रारंभ किया जाता है, अभ्यास या प्रयास प्रारंभ किया जाता है। जो वस्तु बालक बालिकाओं को सर्वाधिक प्रभावित करती है, जो वस्तु बालक बालिकाओं को, जो वस्तु बालक बालिकाओं को सर्वाधिक प्रभावित करती है, जो वस्तु बालक बालिकाओं को क्या करती है, सर्वाधिक प्रभावित करती है। क्योंकि प्रभावहीन वस्तुओं के लिए, इसी के आगे, क्योंकि प्रभावहीन वस्तुओं के लिए, क्योंकि प्रभावहीन वस्तुओं के लिए बालक बालिकाओं के द्वारा, प्रभावहीन वस्तुओं के लिए बालक बालिकाओं के द्वारा कोई अभ्यास या प्रयास से प्रारंभ नहीं किया जाता। प्रभावहीन वस्तुओं के लिए बालक बालिकाओं के द्वारा कोई अभ्यास या प्रयास से प्रारंभ नहीं किया जाता। प्रभावहीन वस्तुओं के लिए बालक बालिकाओं के द्वारा कोई भी अभ्यास या प्रयास से प्रारंभ नहीं किया जाता। कंप्लीट। ये सारी बातें आपको इसके अंदर ध्यान रखो। जैसे सफलता द्वारा सफलता प्राप्त करना, जैसे सफलता द्वारा सफलता प्राप्त करना, जैसे सफलता द्वारा क्या करना बेटा, सफलता प्राप्त करना। नंबर 2, 10वीं कक्षा में मेरिट में आने के बाद बारहवीं कक्षा में भी मेरिट में आने का प्रयास करना। 10वीं कक्षा में मेरिट में आने के बाद 12वीं कक्षा में भी मेरिट में आने का क्या करना, प्रयास करना। बोलो क्या लॉजिक हो जाएगा बेटा, प्रभाव या परिणाम का नियम। करेक्ट। अब बताइए थांडक ने इसके कितने उपनियम बताए, 2, संतोष और असंतोष। लिखें, थांडाइक ने इसके भी 2 उपनियम बताए। थांडाइक ने इसके भी 2 उपनियम बताए। थांडाइक ने इसके भी कितने उपनियम बताए बेटा, 2 उपनियम बताए। थांडाइक ने इसके भी 2 उपनियम बताए। अब ये 2 उपनियम कौन कौन से बताए उसके ऊपर ध्यान दीजिए। पहला है संतोष का नियम। पहला कौन सा बेटा, संतोष का नियम। लिखें, संतोष का नियम। पहला नियम कौन सा, संतोष का नियम। अब दोस्तों संतोष के नियम के संबंध में अगर हम बात करते हैं, संतोष के नियम का फंडा क्या है, उस बात को जानना और समझना। कथांडा के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उसी विषय वस्तु के लिए अभ्यास या प्रयास प्रारंभ किया जाता है जिस वस्तु से बालक बालिकाओं को सर्वाधिक आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है। आप मेहनत उसी काम के लिए करते हो जिससे सबसे ज्यादा आपको आनंद आता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो ये संतोष का नियम। आप उस वस्तु के लिए कोई कार्य नहीं करोगे जिससे आपको तनाव या समस्या का प्राप्ति होता हो या टेंशन होती हो, तो वो कौन सा, असंतोष का नियम। लेकिन थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा
थानडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा, थानडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा थानडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उस विषय वस्तु के लिए ही अभ्यास, उस विषय वस्तु के लिए ही अभ्यास या प्रयास प्रारंभ किया जाता है। उस विषय वस्तु के लिए ही अभ्यास या प्रयास प्रारंभ किया जाता है। उस विषय वस्तु के लिए ही अभ्यास या प्रयास प्रारंभ किया जाता है। जिस वस्तु से बालक बालिकाओं को सर्वाधिक, जिस वस्तु से बालक बालिकाओं को सर्वाधिक आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती हो, जिस वस्तु से बालक बालिकाओं को सर्वाधिक आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती हो। बिल्कुल नॉर्मली बात ध्यान रखो, थानडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उस विषय वस्तु के लिए ही अभ्यास या प्रयास प्रारंभ किया जाता है जिस वस्तु से बालक बालिकाओं को सर्वाधिक आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती हो। जैसे बिल्ली के लिए मछली का टुकड़ा, जैसे बिल्ली के लिए मछली का टुकड़ा, जैसे बिल्ली के लिए मछली का टुकड़ा, बिल्ली के लिए किसका टुकड़ा? मछली का टुकड़ा। कंप्लीट। दूसरा लिखे असंतोष का नियम। कौन सा नियम? असंतोष का नियम। और दोस्तों असंतोष के नियम के संबंध में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि थानडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा सुनो रे ध्यान लगाए, कहत डॉक्टर साई को सुनो ध्यान लगाए। और बरसात के मौसम में गर्म चाय और पकौड़ा मिल जाए तो मजा ही आ जाए। वाह 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 वाह। तो सुनो, थानडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा, और ये पुण्य कोई अगर कमाना चाहता है तो वो अवसर है, मेरे पास नहीं, तुम्हारे में से कोई हो तो है ना, धर्म होगा। तो देखें कि थानडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उस विषय वस्तु के लिए कोई भी अभ्यास या प्रयास प्रारंभ नहीं किया जाता जिस वस्तु से व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति न होती हो। जैसे भैंस के आगे, भैंस के आगे और बिल्ली के सामने मोबाइल रखना। ठीक है, लिखें। थानडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा, थानडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा, थानडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा, थानडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उस विषय वस्तु के लिए, थानडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उस विषय वस्तु के लिए कोई अभ्यास या प्रयास प्रारंभ नहीं किया जाता, कोई अभ्यास या प्रयास प्रारंभ नहीं किया जाता, कोई अभ्यास या प्रयास प्रारंभ नहीं किया जाता जिस वस्तु से बालक बालिकाओं को, जिस वस्तु से बालक बालिकाओं को आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति न होती हो, जिस वस्तु से बालक बालिकाओं को आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति न होती हो। ठीक है, थानडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा उस विषय वस्तु के लिए कोई अभ्यास या प्रयास प्रारंभ नहीं किया जाता जिस वस्तु से बालक बालिकाओं को आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति न होती हो। जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे क्या बजाना? बीण। क्या होता है? बीन होता है, बीण ना। बिल्ली के सम्मुख मोबाइल रखना,
बिल्ली के सम्मुख मोबाइल रखना, ऊंट के मुंह में जीरा। मतलब आंशिक लाभ के लिए हम कोई काम नहीं करते क्योंकि वो हमें प्रभावित नहीं करता। चलिए साहब, अगर मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं तो संतोष और असंतोष का नियम, चाहे आडा टेढ़ा काम भी कर लेंगे लेकिन उस कार्य से संतुष्टि मिलनी चाहिए, मजा आना चाहिए। आपने एक मूवी देखी होगी सलमान खान की है किक, उसमें उस आडे टेढ़े काम से ही उसको आत्मसंतुष्टि मिलती है, यस या नो? तो ये संतोष का नियम, वो ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे उसको किक की प्राप्ति न होती। तो ये थांडाई के कितने नियम हुए बेटा? 3 मुख्य नियम हुए। अब याद रखना, थांडाई के प्रभाव के नियम को दंड एवं पुरस्कार के नियम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन थांडाई के प्रभाव के नियम को थांडाई के प्रभाव के नियम को दंड एवं पुरस्कार का नियम भी कहा जाता है। थांडाई के प्रभाव के नियम को ठीक है, थांडाई के प्रभाव के नियम को दंड एवं पुरस्कार के नियम के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नियम कहते हैं? और दंड एवं पुरस्कार का नियम। आपको याद हो तो ये प्रश्न पूछा गया है, दंड एवं पुरस्कार के नियम का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है थांडाई को, लेकिन इसका संबंध स्किनर से भी है। किससे है बेटा? स्किनर। कैसे? कि स्किनर के अनुसार बालक बालिकाओं को दंड या पुरस्कार के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। अगर बालक को बार बार पीटोगे, बच्चा आएगा ही नहीं, उसमें कौन सा भावना आ जाएगा? विलोपन। ठीक है, विलोपन हो जाएगा, वो भाग जाएगा, यस या नो? पलायन आएगा जाएगा। भाई आप जब स्कूल में पोस्टिंग ले लोगे, अब मुझे सच बात बताना, आपको कसम होगी, आप स्कूल में जब पोस्टिंग मिल जाएगी आपको नौकरी लगने के बाद, तो आप बच्चों को पीटोगे? हाँ या ना? हाथ, हाँ वाले हाथ खड़ा करो, ना वाले हाथ खड़ा करो। अच्छा, आप लोग क्यों पीटोगे? क्योंकि आपने भी बचपन में पिटाई खाई, मतलब जो मार मेरे पड़ी है मैं भी पीटूंगा। अच्छा, आप लोग नहीं पीटोगी? नहीं, क्यों? हैं? ये ग्रुप तो, रुक जाओ भाई, ये ग्रुप तो पीटने लायक वैसे है भी नहीं, है ना? क्योंकि बच्चों के सामने तुम वहां पर जब टीचर बन के जाओगे तो तुम खुद ही बच्चियां लगोगी, है ना? एक वो देखो, कहां से आई बेटा? क्या नाम है? हैं? वर्षा। वर्षा, आप 12वीं पास हो आप? पक्का? तो देखो, आजकल देखो आपकी कक्षा की नहीं, किसी भी बैच में जितने भी एडमिशन है ना बच्चे हैं ना, वो इतने से ही हैं। मतलब 12th और BSTC वाले लेवल 1 में तो मतलब नन्हे मुन्ने, है ना? 15 अगस्त आ रहा है, आपका एक प्रोग्राम रखा जाए, नन्ना मुन्ना राई हूं, देश का सिपाही हूं, है ना? कमा मुझे बंदूक दिला दे मैं भी लड़ने, इतने ही हो। और इधर यहां कदम कदम पर। हाँ, चलिए साहब, लिखे थांडाई ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय 5 गौण नियम बताए। आराम से ही है भाई, लिखे थांडाई के गौण नियम। थांडाई के गौण नियम, थांडाई के क्या है बेटा? गौण नियम। गौण का मतलब होता है सेकेंडरी। क्या बेटा? सेकेंडरी, जिसे हम कहते हैं। लेकिन यह याद रखना, सबसे पहले गौण नियम बने फिर मुख्य नियम बनते हैं। पहले आंशिक क्रिया होती, छोटी चीजें होती, फिर बड़ी चीजें होती है। तो ये गौण नियम है। अब ये गौण नियम है, ये गौण नियम कितने हैं बेटा? 5। पहला कौन सा? बहुप्रतिक्रिया का नियम। कौन सा नियम?
बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया के नियम को समझो। सर जी थोड़ा सा टाइम निकालकर वुडवर्थ के अनुसार वंशक्रम की परिभाषा समझा देना। बिल्कुल ठीक है, समझा देंगे। वुडवर्थ ने यही कहा था कि बालक बालिकाओं के जन्म से 9 माह पूर्व, वुडवर्थ की परिभाषा समझना बेटा है ना, कि बालक बालिकाओं के जन्म से 9 माह पूर्व बच्चा यहां पर पैदा हुआ है, ठीक है, बालक बालिकाओं के जन्म से 9 माह पूर्व। अब ये 9 माह पूर्व है। अब 9 माह पूर्व कब हुआ? जब अंडाणु और शुक्राणु के मध्य निषेचन की क्रिया हुई। अंडाणु कहां से? माता से। शुक्राणु कहां से? पिता से। बोलो माता में और पिता में जो विशेषताएं थी ये निषेचन की क्रिया के दौरान ही तो आई। और अंडाणु शुक्राणु के मध्य निषेचन की क्रिया के कारण क्या बनी? एक संयुक्त कोशिका बनी। तो इस संयुक्त कोशिका में मातृ पक्ष और पितृ पक्ष दोनों की विशेषताएं 9 महीने पहले ही तो आई। और बच्चा ये निषेचन की क्रिया होने के ठीक 9 महीने बाद क्या होता है? सारे मोहल्ले में। तो भाई सीधी सी बात यही है कि बालक बालिकाओं के जन्म से ठीक 9 माह पूर्व माता पिता में उपस्थित विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है। अब 9 महीने पहले माता पिता में जो विशेषताएं थी तो वो निषेचन की क्रिया के दौरान उस कोशिका में आ गई। ऐसा थोड़ी कि बच्चा पैदा हो गया फिर हम इसकी कटवट लगवाकर ऑपरेशन करवाकर इसमें रख देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। ये बात है बेटा। तो परिभाषा का मतलब यह होता है कि बच्चा जब पहले 9 महीने बाद में पैदा होता है उससे पहले निषेचन की क्रिया, तो निषेचन की प्रोसेस के दौरान ही पितृपक्ष और मातृपक्ष की विशेषताएं जो होती है उस बच्चे में आ जाती है। चलिए सबसे पहला मुख्य गौण नियम कौन सा बेटा? बहुप्रतिक्रिया का नियम। कौन सा? बहुप्रतिक्रिया का नियम। मल्टीपल एक्सरसाइज, लॉ ऑफ मल्टीपल एक्सरसाइज। थार्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए एक से अधिक बार क्रिया प्रतिक्रिया करते रहने की आवश्यकता होती है। सुनो अच्छे से सुनो, मन लगाकर सुनना। थार्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए बालक बालिकाओं को एक से अधिक बार क्रिया प्रतिक्रिया करते रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बालक बालिकाओं के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया से सफलता प्राप्त हो संभव नहीं है। थार्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा किसी भी कार्य में या किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए एक से अधिक बार क्रिया प्रतिक्रिया करते रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बालक बालिकाओं के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया से सफलता प्राप्त हो संभव नहीं है। हम कोई भी काम करें और उसमें सफलता मिल जाए संभव थोड़ी है क्या? अगर हम उस क्षेत्र में सफलता चाहते हैं और लगातार मेहनत करेंगे, निरंतर क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे तो हो सकता है किसी न किसी क्रिया में हमें सफलता प्राप्त हो जाए। जैसे आम के पेड़ से आम तोड़ने के लिए अनेकों पत्थर फेंकना। एक आम का पेड़ है उस पर से आम तोड़ने हैं तो बोलो हम अनेक पत्थर मारेंगे तब जाकर 1 या 2 आम नीचे आते हैं। बोलो सही या गलत? एक प्रतियोगी परीक्षार्थी द्वारा लाखों प्रश्न याद करना। आप 4 से 5 लाख प्रश्न याद करते हो तब जाकर 150-200 प्रश्न राइट होने की संभावना बनती है, होते नहीं है, वहां पर भी संभावना ही बनती है। बोलो आपने 150-200 प्रश्न राइट करने के लिए 4 से 5 लाख प्रश्न याद किए, मतलब कितनी क्रिया प्रतिक्रिया की? 4 से 5 लाख। तो बोलो सफलता कहां मिल रही है? ठीक है 150-200 में मिलेगी, लेकिन इन 150-200 क्रियाओं को सफल बनाने के लिए या हमें सफलता प्राप्त करने के लिए 4 लाख क्रिया प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता होती है। तो सीधा सीधा सा संबंध ये ध्यान रखो कि थार्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए एक से अधिक बार क्रिया प्रतिक्रिया करते रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बालक बालिकाओं के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया से सफलता प्राप्त हो ऐसा संभव नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे आम के पेड़ से आम तोड़ने के लिए अनेकों पत्थर फेंकना, आम के पेड़ से आम तोड़ने के लिए अनेकों पत्थर फेंकना और किसी प्रतियोगी परीक्षार्थी द्वारा लाखों प्रश्न याद करना। बोलो क्रिया प्रतिक्रिया बहु प्रतिक्रिया हो रही या नहीं हो रही? लिखें। लिखें बेटा। थार्नडाइक के अनुसार थार्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा थार्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा
किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए थानडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए एक से अधिक बार क्रिया प्रतिक्रिया, एक से अधिक बार क्रिया प्रतिक्रिया, एक से अधिक बार क्रिया प्रतिक्रिया करते रहने की आवश्यकता होती है। एक से अधिक बार क्रिया प्रतिक्रिया करते रहने की आवश्यकता होती है। एक से अधिक बार क्रिया प्रतिक्रिया करते रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बालक बालिकाओं के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया से बालक बालिकाओं के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया से बालक बालिकाओं के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया से सफलता प्राप्त हो, बालक बालिकाओं के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया से सफलता प्राप्त हो संभव नहीं है। बालक बालिकाओं के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया से सफलता प्राप्त हो संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, मतलब किसी एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में हमें लाखों क्रियाएं करनी पड़ेगी, हजारों क्रियाएं करनी पड़ेगी, तब जाकर हमें कहीं न कहीं एक या दो क्रिया में सफलता मिलती है। 100 प्रश्न करते हैं तो 5 प्रश्न राइट हो ही सकते हैं, ये ध्यान कर। लेकिन जैसे आम के पेड़ से आम तोड़ने के लिए अनेकों पत्थर फेंकना, आम के पेड़ से आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ से आम तोड़ने के लिए अनेकों पत्थर फेंकना, आम के पेड़ से आम तोड़ने के लिए अनेकों पत्थर फेंकना। दूसरा, किसी प्रतियोगी परीक्षार्थी द्वारा लाखों प्रश्न याद करना, किसी प्रतियोगी परीक्षार्थी द्वारा लाखों प्रश्न याद करना, किसी प्रतियोगी परीक्षार्थी द्वारा लाखों प्रश्न याद करना। बोल कौन सा नियम हो गया बेटा? बहु प्रतिक्रिया। आगे वाला है सेकंड नियम, जो गौण नियम ही है। और एक बार और आपको माइंड में अच्छे से बिठाना दोस्तों कि ये कौन से नियम का भाग है, तो ये अभ्यास के नियम का भाग है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए बहु प्रतिक्रिया का नियम कौन से मुख्य नियम का अंश है, बहु प्रतिक्रिया का नियम कौन से मुख्य नियम का अंश है, तो अभ्यास के नियम का अंश है। दूसरा आता है बेटा आंशिक क्रिया का नियम। कौन सा नियम? आंशिक क्रिया का नियम। कौन सा नियम? आंशिक क्रिया का नियम। दोस्तों आंशिक क्रिया के नियम में देखो क्या स्थिति आती है, लॉ ऑफ पार्टियल। ठीक है, अब लॉ ऑफ पार्ट के अंतर्गत हम बात करते हैं, क्या स्थिति आती है देखो। थानडाई के अनुसार बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण करवाने से पूर्व विषय वस्तु को, थानडाई के अनुसार बालक बालिकाओं को या थानडाई के अनुसार शिक्षक द्वारा बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण करवाने से पूर्व विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि छोटी विषय वस्तु के साथ में बालक बालिकाओं की मानसिकता सक्रियता के साथ कार्य करती है। वापस सुने, थानडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा या बालक बालिकाओं को किसी भी प्रकार की विषय वस्तु का शिक्षण करवाने से पूर्व विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर शिक्षण करवाया जाना चाहिए, क्योंकि छोटी विषय वस्तु के साथ में बालक बालिकाओं की मानसिकता सक्रियता के साथ कार्य करती है।
कोई मोटी चीज होगी, मोटी किताब होगी, उसको देखकर ही नींद आती है। लेकिन अगर छोटे छोटे पार्ट हो, उसके वॉल्यूम हो, तो उसको हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन में पढ़ लेते हैं और पढ़ने में आनंद भी आता है। लेकिन सारे वॉल्यूम 15 वॉल्यूम है उसके और 980 पेज की किताब हो गई, साला उसको देख के ही टेंशन हो जाती है, इसको कब पढ़ूंगा। बोलो, छोटी चीजों को देखकर हमारा माइंड अच्छे से कार्य करता है। आप में से 12वीं किसने पास कर रखी है? 12वीं आप सभी ने? अच्छा, और एसटीसी? चलिए, एसटीसी के जब आपने एग्जाम दिए उस समय किताबों से पढ़ाई की कि 1 वीक सीरीज से? हैं? सीरीज से। अच्छा, अब सीरीज से हमने पढ़ाई की साहब, वो सीरीज 180 पेज से कम की थी, इतनी सी, एक 8x4 है ना, 8 इंटू 4 की एक फोटो जो फ्रेम आती है ना, ऐसी है, इतनी सी इतनी सी। हाँ, राजहंस, राजा महेश, ऐसी कोई है ना। 150 पेज की किताब है साहब वो। क्या वो 150 पेज भी पढ़े? नहीं, केवल पॉइंट पॉइंट देखे, मोस्ट, क्योंकि एक बार पॉइंट आने के बाद हम लिख लेते हैं। हाँ या ना? ये मेरा भी मामला ऐसा ही है। मैंने जब ग्रेजुएशन की तो महाराजा एक 1 वीक सीरीज आती है, MLSU, मौलाना सुगाड़िया यूनिवर्सिटी के तहत चलती है, 128 पेज की, 120 पेज की, 150 पेज की, ऐसी कोई 52 पेज की, ऐसी अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग की गाइड 1 वीक सीरीज लाया। उन सारी सीरीज को पढ़ने से पहले मैंने उसको देखा कि इनमें से, क्योंकि उसमें थ्योरी नहीं होती, उसमें प्रश्न होते हैं, उनको देखा कि इसमें सबसे बड़े प्रश्न कौन कौन से हैं जो सबसे ज्यादा पेज में हैं। ऐसे 2 या 3 प्रश्नों को फाड़ के ही फेंक देता, साला न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। 126 128 पेज की किताब 65-60 पेज में आ जाती, और महादेव की सौगंध 60 पेज को पढ़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, आधे घंटे का काम, क्योंकि देखना था मुझे पॉइंट ही। उसके बाद में मेरे में इतना हुनर है कि एक शब्द मिल जाए तो फिर मैं उस पर पूरा ग्रंथ लिख सकता हूं। तो वो तो एक पेपर की, एक परीक्षा की एक छोटी सी 20 पन्ने की किताब है। तो वैसा अब हुनर तो अपने में है। तो दिमाग क्यों चला? क्योंकि चीजें छोटी है। कथांडा के अनुसार बालक बालिकाओं को किसी भी प्रकार की विषय वस्तु का शिक्षण करवाने से पूर्व विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर शिक्षण करवाया जाना चाहिए, क्योंकि छोटी विषय वस्तु के साथ में बालक बालिकाओं की मानसिकता सक्रियता के साथ कार्य करती है। छोटी विषय वस्तु के साथ में बालक बालिकाओं की मानसिकता सक्रियता के साथ कार्य करती है। जैसे बूंद बूंद से, तो बूंद बूंद से खाली भी हो जाता। बोलो, आंशिक क्रिया है या नहीं है? हाँ या ना? वर्ण सीखकर व्याकरण सीखना। बोलो, जब ग्रामर सीखी तो एक ही दिन में सीख गए हो क्या? सबसे पहले क्या सीखा? वर्ण, विचार, संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय। बोलो, एक एक चीज सीखी तब जाकर ग्रामर कहलाई। बोलो, अंश से पूर्ण की ओर गए कि नहीं गए? गिनती जिस दिन सीखे थे, बोलो एक दिन में 100 तक सीख गए क्या? पहले 1 to 10, 11 से 20, 21 से 30, ऐसे तो सीखे। तो टुकड़ों में सिखाने की बात कौन करता है? थांडाई। लिखें, थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं को आंशिक क्रिया के नियम में लिखना। थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं को थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु का बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण करवाने से पूर्व किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण करवाने से पूर्व किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण करवाने से पूर्व विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर
शिक्षण करवाया जाना चाहिए। विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर शिक्षण करवाया जाना चाहिए, क्योंकि छोटी विषय वस्तु के साथ में क्योंकि छोटी विषय वस्तु के साथ में बालक बालिकाओं की मानसिकता बालक बालिकाओं की मानसिकता सक्रियता के साथ कार्य करती है। छोटी विषय वस्तु के साथ में बालक बालिकाओं की मानसिकता सक्रियता के साथ कार्य करती है। छोटी विषय वस्तु के साथ में बालक बालिकाओं की मानसिकता क्या करती है बेटा? सक्रियता के साथ कार्य करती है। कंप्लीट। तो ये सारा लॉजिक आपको निम्न प्रकार से ध्यान में रखना है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से क्या भरता है? घड़ा भरता है। दूसरा लिखें, वर्ण सीखने के बाद व्याकरण सीखना। वर्ण सीखने के बाद व्याकरण सीखना। वर्ण सीखने के बाद व्याकरण सीखना। वर्ण सीखने के बाद क्या सीखना बेटा? व्याकरण सीखना। करेक्ट। तो ये छोटी क्रियाओं के ऊपर बात की गई। थांडाइक एक बात कहता है, अपने माइंड में इस चीज को सेट करो कि अगर आप किसी भी चीज को सीखना चाहते हो तो सारी चीजों को एक साथ आप सोल्व नहीं कर सकते, सारी चीजों को एक साथ आप लर्न नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे भागों में डिवाइड करो, फिर सीखने का क्या करो बेटा? प्रयास करो। तीसरा नियम ले आओ आप, मानसिक विन्यास का नियम। ठीक है, मानसिक विन्यास का नियम। कौन सा नियम बेटा? मानसिक विन्यास का नियम। कौन सा नियम? मानसिक विन्यास का नियम। दोस्तों, मानसिक विन्यास के नियम के संबंध में अगर हम बात करते हैं, क्या स्थिति रहती है वो देखो। लॉ ऑफ मेंटेलिटी, ठीक है, लॉ ऑफ मेंटेलिटी या लॉ ऑफ एटीट्यूड, मनोवृत्ति कह सकते हो, मनोवृत्ति का नियम भी कह सकते हो। थांडाइक, ये आपका जो मानसिक विन्यास का नियम मैं तीसरा जो बता रहा हूं आपको, मानसिक विन्यास का नियम, मानसिक विन्यास का नियम जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस बात को गौर से देखिएगा और सुनिएगा। यह तत्परता के नियम का ही अंश है। यह कौन से नियम का अंश था? अभ्यास। तो यह कौन से नियम का आ जाएगा बेटा? तत्परता के नियम का। यह तत्परता के नियम का अंश है। अब इसमें समझो, थांडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम स्वयं मानसिक रूप से क्या होना चाहिए बेटा? यह सर्वप्रथम बालक की मानसिकता का होना अति आवश्यक है। थांडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम स्वयं की मानसिकता का होना अति आवश्यक है। अरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप कुछ और कर रहे हो, आपकी मेंटेलिटी है ही नहीं उस कार्य के प्रति, तो उसमें आपको कभी सफलता नहीं मिलती। अगर आप किसी भी कार्य में सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस कार्य को शुरू करने से पहले अपने माइंड को सेट कीजिए कि हाँ मुझे यही कार्य करना है। थांडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम स्वयं की मानसिकता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि मानसिकता के अभाव में किया गया कार्य सफलता प्रदान नहीं कर सकता। ठीक है, मानसिकता के अभाव में किया गया कार्य कभी सफलता प्रदान नहीं कर सकता। यह हकीकत बात है। जैसे मन के हारे हार तो मन के जीते। मन में अगर किसी भी कार्य को करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया तो महादेव की सौगंध, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन किसी भी कार्य के प्रति हम दोहरे चौराहे पर खड़े होते हैं,
दिमाग में चलता कुछ और है, हम करते कुछ और है। कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, दिमाग में एक ही बात चलता है, मैं कोचिंग भी कर रहा हूं और लाइब्रेरी में भी जा रहा हूं, जयपुर भी हूं, मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, मैं सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा। बोलो तुम्हारे दिमाग में ये प्रश्न आता है या नहीं आता? यस या नो? आता है? क्यों आता है? तो इसका मतलब दिमाग में चीजें स्थिर नहीं है। तो सबसे पहले दिमाग को स्थिर बनाओ कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, जो भी रिजल्ट आएगा, जब भी रिजल्ट आएगा, मेरा तो नंबर आएगा ही आएगा। हर बालक बालिका अपने मन में यही सोचो। मैं तो, आप कौन हैं? मतलब का मतलब नहीं बता, मुझे ये बता कौन है। मुझे नहीं पता तुम कौन हो। हैं? साक्षी हूं। किसकी साक्षी? ए भगवान, साक्षी का मतलब गवाह। मैंने मम्मी पापा के बारे में नहीं पूछा कि किसकी हो तुम, मम्मी पापा की हो। साक्षी का मतलब गवाह होता है। किसकी साक्षी हो? कि मैं इसकी साक्षी हूं कि ये सही काम है कि गलत काम है। साक्षी का मतलब तो गवाह होता है मम्मी पापा की। आप कौन हैं? हैं? आप हैं? निकिता और बिट्टू तो ये रहा, ये तो मैथमेटिशियन है। कौन है? मैथमेटिशियन। और तो मैं बता रहा हूं आप कौन हो? स्टूडेंट। आप अभी तक मेरी कक्षा में इतनी क्लासें आपकी हो चुकी हैं, फिर भी आपकी मेंटलिटी नहीं बदली। कक्षा में बैठ रहे हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, फिर भी एटीट्यूड शिक्षक वाला नहीं आया। सबसे पहले नजरिया बदलो। कोचिंग करने का जब विचार बना चुके थे तो टाइम पास करने के लिए थोड़ी बनाया। अगर आपसे कोई पूछेगा आप कौन, तो उसको बोलो थर्ड ग्रेड शिक्षक, तृतीय श्रेणी अध्यापक। फिर वो पूछेगा पोस्टिंग कहां है, तो उसको बोलो अब मिलेगी। फिर उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी कि कैसे, कि थर्ड ग्रेड का एग्जाम भी अब होगा। बोलो मैं आप लोगों से झूठ बुलवा रहा हूं क्या? बोलो आप झूठ बोल रहे हो क्या? बोलो दिमाग में सारे मामले सेट हैं तो सामने वाले की तो टाएं टाएं। बोलो अपने दिमाग को मजबूत बनाना नहीं बनाना है। अपना इंट्रोडक्शन ऐसा दो कि सामने वाला अपना इंट्रोडक्शन भूल जाए कि मैं कौन। बाबू भैया नहीं है रे भाई, बाबू भैया, बाबू भैया तो ये रहा। तो ये सारी बातें मैं आपको नहीं कह रहा, है ना, है ना। तो ये सारी बातें इसके अंदर ध्यान रखना। तो किसी भी कार्य को करने से पहले सबसे पहले खुद की मानसिकता का होना अति आवश्यक है कि मन के हारे हार तो मन के जीते जीत। ठीक है, लिखें। थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व, थांडाई के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम स्वयं की, सर्वप्रथम स्वयं की, सर्वप्रथम स्वयं की मानसिकता का होना अति आवश्यक है। सर्वप्रथम स्वयं की मानसिकता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि क्योंकि मानसिकता के अभाव में क्योंकि मानसिकता के अभाव में किया गया कार्य
कभी सफलता प्रदान नहीं कर सकता। मानसिकता के अभाव में किया गया कार्य कभी सफलता प्रदान नहीं कर सकता। कंप्लीट। जैसे मन के हारे हार तो मन के जीते जीत। मन के हारे हार तो मन के जीते जीत। मन के हारे हार तो मन के जीते जीत। कंप्लीट। चलिए साहब, चौथा नियम आ जाओ, सादृश्यता का नियम। ठीक है, कौन सा नियम बेटा? सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम, या इसे आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम? आत्मीकरण का नियम। सादृश्यता का नियम कहो या आत्मीकरण का नियम कहो, एक ही बात है। अंग्रेजी में बोलें तो लॉ ऑफ एनालॉजी। क्या है बेटा? लॉ ऑफ एनालॉजी। दोस्तों, इसके संबंध में हम बात करते हैं तो क्या स्थिति आती है? इसमें पूर्व अनुभव वाली बातें ध्यान में लाओ। आत्मीकरण कहो या सादृश्यता। सादृश्यता मतलब ऐसा अनुभव होना चाहिए कि मैंने इस कार्य को पहले कर रखा है या इस वस्तु को मैंने पहले कहीं देख रखा है, उसके समान जैसा मैंने पहले देखा। सादृश्य का मतलब क्या होता है? उस वस्तु के जैसा जैसी मैंने पहले देखी थी या वैसा कार्य जो मैंने पहले से कर रखा है। और आत्मीकरण का मतलब होता है कि अपने पूर्व ज्ञान या अनुभव को आत्मसात करना। क्या करना बेटा? आत्मसात करना। मतलब जो चीजें आपको पहले की याद है उनको ध्यान में लाकर किसी समस्या का समाधान करना। तो याद रखना, अपने पूर्व अनुभव के आधार पर या अपने पूर्व अनुभव को ध्यान में लाकर किसी समस्या का समाधान करना सादृश्यता का नियम कहलाता है। जैसे घर पर अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना। घर पर अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना। आप घर पर अपने छोटे भाई बहनों को जो पढ़ाओगे, आप घर पर अपने छोटे भाई बहनों को जो पढ़ाओगे, उसी फॉर्मेट से, उसी फॉर्मूले से पढ़ाओगे जो फॉर्मूला आपके गुरुजी ने आपको पढ़ाते समय यूज किया। तो उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए, आप उस अनुभव को यूज करते हुए, उस फॉर्मूले को ध्यान में लाते हुए आप अपने भाई बहनों को पढ़ा रहे हो। बोलो, पूर्व अनुभव को ध्यान में लाकर किसी नवीन समस्या का समाधान करना, बोलो क्या कहलाता है? सादृश्यता। तो घर पर अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना। मैंने अधिगम स्थानांतरण में एक एग्जाम्पल यूज किया था, साइकिल चलाना सीखने के बाद मोटरसाइकिल चलाना सीखना। बोलो, साइकिल का बैलेंस मोटरसाइकिल के बैलेंस में यूज ले रहे हो आप, पूर्व अनुभव ध्यान में लाकर मोटरसाइकिल में बैलेंस बना रहे हो। तो लिखें, अपने पूर्व अनुभव को ध्यान में लाकर, अपने पूर्व अनुभव को ध्यान में लाकर अपने पूर्व अनुभव को ध्यान में लाकर किसी समस्या का समाधान करना। अपने पूर्व अनुभव को ध्यान में लाकर किसी समस्या का समाधान करना। अपने पूर्व अनुभव को ध्यान में लाकर किसी समस्या का समाधान करना आत्मीकरण या सादृश्यता का नियम कहलाता है। आत्मीकरण या सादृश्यता का नियम कहलाता है। अपने पूर्व अनुभव को ध्यान में लाकर किसी नवीन समस्या का समाधान करना आत्मीकरण या सादृश्यता का नियम कहलाता है। जैसे घर पर अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना। घर पर अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना। घर पर अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना। करेक्ट।
साइकिल चलाना सीखने के बाद मोटरसाइकिल चलाना सीखना, साइकिल चलाना सीखने के बाद मोटरसाइकिल चलाना सीखना, साइकिल चलाना सीखने के बाद मोटरसाइकिल चलाना सीखना। कंप्लीट। साइकिल चलाना सीखने के बाद क्या करना बेटा? मोटरसाइकिल चलाना सीखना। बोलो ये सारा का सारा जो फंडा है किसके संबंध में देखने को मिलेगा? आत्मीकरण। पांचवा नियम लिखें, साहचर्य परिवर्तन का नियम। कौन सा नियम बेटा? साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम। कौन सा नियम? साहचर्य परिवर्तन का नियम। दोस्तों साहचर्य परिवर्तन के नियम के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो साहचर्य परिवर्तन का मुद्दा क्या है और किस प्रकार की बात है उस चीज को जानने और समझें। दोस्तों साहचर्य परिवर्तन का मतलब होता है एसोसिएट शिफ्टिंग। एसोसिएट शिफ्टिंग मतलब जैसे तुम हो वैसे हम हो लिए। अगर मैं सरल भाषा में बताऊं तो किसी विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित कर उसके अनुरूप या उसके जैसा ही व्यवहार करना। किसी विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित कर उसके अनुरूप या उसके जैसा ही व्यवहार करना साहचर्य परिवर्तन कहलाता है। सरल शब्द में तो यो है। अगर मैं मनोविज्ञान की शैली में इस बात को कहूं तो सीखने सिखाने की परंपरागत विधियों में परिवर्तन करते हुए सीखने की प्रक्रिया साहचर्य परिवर्तन कहलाती है। सीखने सिखाने की परंपरागत विधियों में परिवर्तन करते हुए सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। बोलो क्या कहलाती है? साहचर्य परिवर्तन कहलाती है। एग्जाम्पल से समझो, आपने एकलव्य का नाम सुना कि नहीं सुना? हाँ या ना? बोलो एकलव्य को क्या सीखनी थी? बोलो धनुष विद्या सीखने के लिए कहां पर गए? गुरु द्रोणाचार्य के पास में। तो गुरु द्रोणाचार्य ने तो मना कर दिया कि मैं आपको धनुष विद्या नहीं सिखाऊंगा। तो एकलव्य ने धनुष विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य की क्या बना दी? मूर्ति। और मूर्ति बनाकर, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर मूर्ति के सामने इन्होंने अभ्यास किया और क्या सीखी? अब मुझे बात बताओ, अगर गुरु द्रोणाचार्य सिखाते फिर भी क्या सिखाते? और मूर्ति से भी इसने क्या सीखी? मतलब सीखना क्या हुआ है? सीखना क्या हुआ है? एकलव्य का नाम सुना? हाँ या ना? एकलव्य क्या सीखना चाहते थे? धनुष विद्या। धनुष विद्या सीखने के लिए किसके पास गए पहले? तो इन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर इन्होंने धनुष विद्या सीखने के लिए क्या किया था कि गुरु द्रोणाचार्य की क्या बनाई? मूर्ति। और मूर्ति को ही गुरु द्रोणाचार्य मान लिया। मतलब जो व्यवहार, जो संबंध, जो रिलेशन द्रोणाचार्य के साथ होना चाहिए था, शिक्षक के साथ होना चाहिए था, वही व्यवहार संबंध मूर्ति के साथ स्थापित कर लिया, संबंध स्थापित कर लिया। अब मुझे बात बताओ कि अगर गुरु द्रोणाचार्य सिखाते तो भी क्या सिखाते? और मूर्ति के सामने भी इन्होंने रहकर अभ्यास किया तो बोलो क्या सीखा? धनुष विद्या। मतलब सीखना क्या हुआ है? धनुष विद्या ही हुआ है, लेकिन सीखने का तरीका बदल गया। कार्य तो वही हुआ है, सीखना भी वही हुआ है। बोलो सीखने का क्या बदला दोस्तों? तरीका। तो ये तरीका ही क्या है? साहचर्य परिवर्तन। जो संबंध गुरु के साथ होना चाहिए था वही संबंध किसके साथ? और उसी के अनुरूप व्यवहार किया। किसको? मूर्ति के अनुरूप व्यवहार किया, क्योंकि मूर्ति को उसने क्या मान लिया था? गुरु। तो मूर्ति को गुरु मानकर मूर्ति के साथ गुरु जैसा व्यवहार करना, बोलो साहचर्य परिवर्तन है या नहीं है? कि किसी विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित कर उसके जैसा या उसके अनुरूप व्यवहार करना, साहचर्य परिवर्तन। तो एकलव्य द्वारा धनुष विद्या सीखना, याद रखना, एकलव्य द्वारा धनुष विद्या सीखना, बोलो कौन सा परिवर्तन हो जाता बेटा? साहचर्य परिवर्तन। किसी मां के पुत्र के दूर चले जाने के पश्चात, किसी मां के पुत्र के दूर चले जाने के पश्चात मां द्वारा पुत्र के खिलौनों को सीने से लगाना,
किसी मां के पुत्र के दूर चले जाने के पश्चात मां द्वारा पुत्र के खिलौनों को क्या करना, सीने से लगाना। अगर बेटा छोटा बच्चा है या उसकी डेथ हो जाती, छोटे बच्चे की कभी मृत्यु हो जाए, तो वह मां क्या करेगी, उसके खिलौनों को ही हाथ में लेकर उसको पुत्रवत व्यवहार करेगी, उसके कपड़ों को साफ सुथरा करेगी, उसके खिलौने को साफ करेगी और अपने सीने से लगाएगी। मेरा मुन्ना है तू, बस वही बात है। बोलो ये फीलिंग जो है, मतलब जो भावना पुत्र के प्रति थी वही भावना किसके साथ है, खिलौने के साथ। बोलो इस व्यवहार को हम क्या कहते हैं, सात शरीर परिवर्तन। करेक्ट। किसी प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका की फोटो से ठीक उसी प्रकार बातें करना जैसी कि वह अपनी प्रेमिका से करता था। मतलब फीलिंग वही है, केवल फोटो अलग है। कब आओगी तुम? तो भाई साहब भावना तो वही है ना। सरहद पर बैठे हमारी रक्षा करने वाले फौजी भाई के माध्यम से अपने पर्स से अपने माता पिता, अपने परिवार के सदस्यों की फोटो निकालकर उस फोटो से बात करना कि मम्मी पापा आप कैसे हैं, बच्चे हैं आप कैसे हैं, हे प्रियतमा तुम कैसी हो। बोलो क्या है ये, सात शरीर परिवर्तन। दिल तो सच्चा है ना, भावना तो सच्ची है ना उस फौजी भाई की। किसी तोते द्वारा इंसानी भाषा बोलना, बोलो क्या है बेटा, सात शरीर परिवर्तन। ठीक है, लिखें। दो अर्थ लिखना इसके, लिखें। किसी विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित कर, किसी विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित कर ठीक है, किसी विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित कर उसके अनुरूप व्यवहार करने की प्रक्रिया, किसी विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित कर, किसी विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित कर उसके अनुरूप व्यवहार करने की प्रक्रिया सात शरीर परिवर्तन कहलाती है। उसके अनुरूप व्यवहार करने की प्रक्रिया सात शरीर परिवर्तन कहलाती है। किसी विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित कर उसके अनुरूप व्यवहार करने की प्रक्रिया कहलाती है। बोलो क्या कहलाती है बेटा, सात शरीर परिवर्तन कहलाती है। जैसे सॉरी दूसरा एग्जांपल लिखना, या दूसरा एग्जांपल लिखना, सॉरी दूसरा अर्थ लिखना इसका, या सीखने सिखाने की परंपरागत विधियों में सीखने सिखाने की परंपरागत विधियों में सीखने सिखाने की परंपरागत विधियों में आंशिक परिवर्तन कर, सीखने सिखाने की परंपरागत विधियों में आंशिक परिवर्तन कर सीखने की प्रक्रिया, सीखने सिखाने की परंपरागत विधियों में आंशिक परिवर्तन कर सीखने की प्रक्रिया सात शरीर परिवर्तन कहलाती है। सीखने सिखाने की परंपरागत विधियों में आंशिक परिवर्तन कर सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। बोलो क्या कहलाती है, सात शरीर परिवर्तन कहलाती है। लेकिन जैसे एकलव्य द्वारा धनुष विद्या सीखना, एकलव्य द्वारा धनुष विद्या सीखना, क्या करना बेटा, एकलव्य द्वारा धनुष विद्या सीखना। नंबर 2, किसी मां के पुत्र के दूर चले जाने के पश्चात, किसी मां के पुत्र के दूर चले जाने के पश्चात, किसी मां के पुत्र के दूर चले जाने के पश्चात मां द्वारा पुत्र के खिलौनों को
माँ द्वारा पुत्र के खिलौनों को सीने से लगाना। किसी माँ के पुत्र के दूर चले जाने के पश्चात माँ द्वारा पुत्र के खिलौनों को सीने से लगाना, बोलो क्या कहलाएगा? साहचर्य परिवर्तन। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा एग्जाम्पल लिखें। किसी तोते द्वारा इंसानी बोली बोलना। किसी तोते द्वारा इंसानी बोली बोलना। गरम। किसी तोते द्वारा इंसानी बोली बोलना, बोलो क्या है बेटा? ये साहचर्य परिवर्तन। गौण नियम कितने हुए? 5। और मुख्य नियम कितने हैं? 3। पहला गौण कौन सा है? पहला गौण नियम नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 है ही नहीं। और मुख्य कितने? 3, तत्परता, अभ्यास और चलिए साहब कंप्लीट। लिखें शैक्षणिक महत्व। शैक्षणिक महत्व क्या है बेटा? शैक्षणिक महत्व। आवाज नहीं बेटा। शैक्षणिक महत्व। दोस्तों शैक्षणिक महत्व के संबंध में अगर हम बात करें क्या स्थिति रहती है वो देखो। शैक्षणिक महत्व का लॉजिक क्या आएगा? लिखें मंदबुद्धि बालक बालिकाओं को सिखाने में सहायक। मंदबुद्धि बालक बालिकाओं को सिखाने में सहायक। मंदबुद्धि बालक बालिकाओं को सिखाने में सहायक। अधिगम का वह सिद्धांत कौन सा है जो मंदबुद्धि बालक बालिकाओं को सिखाने में सहायता प्रदान करेगा? तो थार्नडाई का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट, अभ्यास की निरंतरता पर बल। अभ्यास की निरंतरता पर बल मतलब बालक बालिकाओं को निरंतर क्या करते रहना चाहिए? अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास की निरंतरता पर सर्वाधिक बल। नेक्स्ट, सफलता द्वारा सफलता प्राप्त करना। सफलता द्वारा सफलता प्राप्त करना। क्या करना बेटा? सफलता द्वारा सफलता प्राप्त करना। कंप्लीट। फिर ना आगे देखें, असफलता में सफलता। असफलता में सफलता। असफलता में सफलता। फिर आता है अनुभव द्वारा सीखना। किसके द्वारा? अनुभव द्वारा सीखना। अनुभव द्वारा सीखना। नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। कंप्लीट। तो याद रखना, देखो मंदबुद्धि बालक बालिकाओं को सिखाना। देखो पावलोव का सिद्धांत कौन से बालकों को सिखाने में सहायता दे रहा था? तो छोटे बालकों को। कौन से बालकों को बेटा? छोटे बालक बालिकाओं को सिखाने में सहायक। कौन से बालक बालिकाओं को सिखाने में सहायक? छोटे बालक बालिकाओं को सिखाने में सहायक। थार्नडाई का सिद्धांत कौन से बालकों को सिखाने में सहायता दे रहा है?
तो मंदबुद्धि बालकों को सिखाना चाहिए, क्योंकि अभ्यास देखो छोटे बालकों को पुनरावृत्ति करवानी पड़ती है, बार बार रिपीटेशन करवाना पड़ता है, बार बार बुलाना पड़ता है, जबकि मंदबुद्धि बालक बालिकाओं को क्या करवाना पड़ता है, बार बार अभ्यास करवाना पड़ता है, क्योंकि वो चीजें भूल जाते हैं। फिर याद रखना, अभ्यास की निरंतरता पर सर्वाधिक बल। सफलता द्वारा क्या प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना। अगर आपको एक बार सफलता प्राप्त होगी तो बोलो उसी सफलता से आप में नवीन सफलता प्राप्त करने का मोटिवेशन पैदा होगा कि नहीं होगा। आपके दिमाग में एक बार तो आएगा ना कि यार मैं एक बार ये काम मैं अगर अकेला कर सकता हूं तो मैं दूसरा काम तो कर ही सकता हूं। बोलो हाँ या ना। तो सफलता द्वारा सफलता प्राप्त करना। असफलता में सफलता। पहली बार अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई कार्य करने का प्रयास किया ना, आपको क्या मिली, असफलता। लेकिन अगली बार जब उस कार्य को करोगे तो आपने पिछली बार क्या गलती की और असफलता क्यों मिली, बोलो उसी के बिहाव पर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हो। हम कहते हैं ना कि असफलता सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में असफल नहीं हुआ तो सोच लेना कि उसने जीवन में किसी प्रकार का कोई प्रयास किया ही नहीं है। आपको मोटा मोटा ज्ञान देने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्होंने जीवन में कुछ भी नहीं किया होता है, ये हकीकत है। वो चड्डी बनियान भी अपने पापा मम्मी के पैसों से ही पहनते हैं। 100% सत्य बात। आप अपने गांव में इस बात को प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेना। मोटी मोटी बातें कर देंगे, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तूने ये कर दिया, तुझे ऐसा करना चाहिए था। जिसने कोई एग्जाम फाइट किया ही नहीं, वो कभी किसी परीक्षा में पास हुआ ही नहीं, वो आपको राय देगा कैसे पढ़ना है। ये हकीकत है। मैं YouTube के ऊपर बहुत सारे ऐसे टीचर देखता हूं जो पढ़ने के टिप्स बताते हैं, ज्ञान बांटने में आगे। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य पैसा, लेकिन खुद कुछ नहीं है, जिसमें मैं भी हूं। मैं भी कुछ नहीं हूं, है ना, कि मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है। मैं भी इस सब्जेक्ट का विद्यार्थी, मैं भी इस चीजें सीख रहा हूं, लेकिन मेरे से वो काम नहीं होता। झूठे दिखावे वाली बातें नहीं होती, यहां तो आमने सामने वाली बातें हैं। हाँ जी। फिर आता है अनुभव द्वारा सीखना। आपके द्वारा अगर कोई भी प्रयास किया जा रहा है, या सफलता मिले या असफलता मिलती है, सफलता और असफलता के अंतर्गत आपको अपनी कमियों का क्या होता है, अनुभव। और उस अनुभव के आधार पर आप अपनी कमी को क्या करोगे, दूर करोगे, और बोलो क्या मिलेगी आपको, सफलता। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सील पर होत निशान। वैसा आप मेहनत करोगे तो आपकी त्रुटियों की मात्रा में क्या होगी। जब एक बिल्ली सफलता प्राप्त कर सकती है तो तुम तो इंसान हो, बिल्ला नहीं, इंसान हो। तुम तो इंसान हो भाई, हम क्या नहीं कर सकते। फिर आता याद करना विश्वास बनाम आत्मविश्वास। देखो अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति विश्वास करता है, विश्वास बनाम गुरुदेव जो अपनी असफलता के बाद भी उसे ना सीखे तो वो किस उद्दीपक में आएगा। देखो कुछ नालायकों की कमी होती है ना, और कमी नहीं भी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलती कर करके सीखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलती ही करते हैं। तो गलती करने वालों की एक बार गलती करना, 2 बार गलती करना, देखो गलती होना स्वाभाविक बात है, मानव प्रवृत्ति है, लेकिन उस गलती को न सुधारना फिर वो अपराध है। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है और उस चीज का एहसास कर कर उस गलती को सुधार दे तो उसमें एक मानव तत्व है और वो हमेशा सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। लेकिन जो हो रहा है, जो होगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, मैं तो प्रयास कर सकता हूं, फिर भी गलती हो जाती तो हो जाती है। तो जो गलती करते ही रहते हैं वो मूर्ख हैं। उनमें फिर आप उनकी तुलना आप अपने से कभी करें ही नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों से अपना कंपैरिजन करने का मतलब हम मूर्ख हैं। भाई एक सीधी सी बात है, तुम जानते हो ये कीचड़ है, इस कीचड़ में चाहे तुम कूदो या थप थप करो, है ना, बिगड़ना तुम्हारा ही कोई है। मेरे मेवाड़ी में एक कहावत है कि बाबा जी वो लड़े ही करे तो भाई सब राकोड़े से ही भरे। बाबा जी बातें आवे तो राकोड़ों भरे। मैं समझाता हूं,
बाबा जी जो होते हैं ना, साधु संत होते हैं, साधु संतों के पास में ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं होता है। अगर साधु संत से हम अगर कभी लड़ाई भी कर लें तो उनके शरीर पे तो बबूती लगी होती है, तब साधु संतों से झगड़ा करने पर हमारी बबूती लगेगी, उनसे मिलेगा कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये याद रखना कि ऐसे फालतू लोगों से हमें उलझने की कहीं जरूरत नहीं है ना। विकास दिव्य कीर्ति सर की एक बहुत बड़ी लाइन है और उन्होंने एक बात बताई थी, ठीक है, कि किसी से पंगा हो जाए तो दुश्मनी उश्मनी पालने का जरूरत नहीं है। ये याद रखना, किसी से कोई भी पंगा हो जाए ना तो उस चीज को इग्नोर करो। क्या करना है? इग्नोर करना है। जो हुआ जो हुआ। जब भी प्रश्न आ जाए, दिमाग में आ जाए यार ये इसने मेरे को यूं कह दिया, उसने मेरे को यूं कह दिया, सब कुछ ठीक है, उससे दुश्मनी पालने की जरूरत नहीं, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। कि जिक्र तो क्या जुबा पर नाम नहीं, जिक्र तो क्या जुबा पर नाम नहीं, इससे बड़ा कोई इंतकाम नहीं। तो यही बात आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए कि फालतू दुश्मनी कर ली, उसने मेरे को यूं कह दिया, उसमें जितनी बुद्धि थी उसने काम कर लिया। आप यहां से सुनो, यहां से निकालो। कुछ करना है तो अपने दम से करके दिखाओ। तो आपको ये विश्वास बनाम अविश्वास ये कहना चाहता है कि अगर आपके ऊपर कोई विश्वास किया जाता है तो उस विश्वास के बलबूते पर आप अपने आप में क्या करते हो? आत्मविश्वास पैदा कर लेते हो। अगर आप किसी कार्य को करने का विश्वास रखते हैं तो वह विश्वास धीरे धीरे किस में तब्दील हो जाएगा? आत्मविश्वास में। देखो, कभी कभी आप कहते हो कि हाँ यार मैं इस काम को कर सकता हूं, यह विश्वास है। मुझे खुद पर तो इतना तो विश्वास है कि हाँ मैं इस काम को कर लूंगा, मतलब ये क्या है? विश्वास है। लेकिन जब लगे तू चिंता ही मत कर, इस काम में तो अपनी हथौड़ी है ना, तो मैं तो इस काम को कई बार कर चुका हूं, वो फिर विश्वास नहीं, आत्मविश्वास बोल रहा है। तो धीरे धीरे अभ्यास करने पर विश्वास किस में बदल जाएगा बेटा? ठीक है सर, आप कभी कभी योगी आदित्यनाथ की तरह बोलते हो। चलिए साहब, फिर हम बात करते हैं निर्भरता बनाम आत्मनिर्भरता। निर्भरता बनाम आत्मनिर्भरता। देखो, अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो दूसरों पर क्या होते हैं? निर्भर। लेकिन जैसे जैसे अगर हम अभ्यास करेंगे तो बोलो हमारे निर्भरता का तत्व किस में बदल जाएगा? आत्मनिर्भरता में। पहले हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं किसी भी चीज के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए या किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, बोलो दूसरों पर डिपेंड होता है। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरों पर डिपेंड होता है, जैसे मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना शुरू करते हो तो फिर वो दूसरों से निर्भरता खत्म होकर आप क्या हो जाते हैं बेटा? आत्मनिर्भरता। तो ये सिद्धांत भी आपको यही सिखाता है। तो ध्यान देना है कि मंद बुद्धि बालकों को सिखाने में सहायक, अभ्यास की निरंतरता पर बल, सफलता द्वारा सफलता प्राप्त करना, असफलता में सफलता, अनुभव द्वारा सीखना, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना, विश्वास बनाम आत्मविश्वास और निर्भरता बनाम आत्मनिर्भरता। लिखें। आवाज नहीं। क्या आवाज आ रही भाई? 5 कम है। लिख लिया? चलिए साहब, जिन्होंने नहीं लिखा जल्दी लिखो। चलिए साहब, आगे वाला शब्द, सर उद्दीपक शब्द को समझाना। उद्दीपक वह तत्व है जिसे प्राणी प्राप्त करना चाहता हो, वह तत्व जिसे प्राणी प्राप्त करना चाहता हो या वह तत्व जिसे प्राणी में कार्य करने की उत्तेजना उत्पन्न हो, बोलो क्या कहलाता है बेटा? उद्दीपक कहलाता है। ठीक है,
कि वह तत्व जिससे प्राणी प्राप्त करना चाहता हो या वह तत्व जिसके माध्यम से प्राणी में कार्य करने की उत्तेजना उत्पन्न होती है, बोलो क्या कहलाएगा? उद्दीपक शब्द कहलाएगा। उद्दीपक शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? थार्नडाइक ने। ठीक है, ये याद करना। तीसरे नंबर सिद्धांत पर आ जाओ, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत। नंबर थर्ड, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया बेटा? स्किनर। कौन सा नर? और कब दिया ये सिद्धांत? 1938। कहां का था ये? अमेरिका। कहां का था? अमेरिका। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसका था? थार्नडाइक। लेकिन क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसका है? स्किनर। देखो, क्रिया का मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्स। प्रसूत का मतलब होता है उद्दीपक, स्टिमुलस, परिणाम। ठीक है, तो यहां पर प्रसूत का मतलब उद्दीपक से ही है, ये याद रखना। तो आर एस, थार्नडाइक का सिद्धांत क्या था? एस आर। स्किनर का सिद्धांत क्या हो गया? आर एस। ठीक है, आर एस थ्योरी सिद्धांत। और इस सिद्धांत को हम आर एस थ्योरी सिद्धांत कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। अधिगम का साधनात्मक सिद्धांत और अधिगम का नैमित्तिक सिद्धांत। अधिगम का नैमित्तिक सिद्धांत। प्रतिपादक कौन बेटा? स्किनर। सिद्धांत कब दिया? 1938। कहां के थे ये? ठीक है, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा उद्दीपक क्या है? ठीक है, आज के जमाने में तो पैसा ही है। ठीक है, हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा, है ना? पैसा पैसा करता है। हाँ, पैसे पे ही मरता है, सिवाय मेरे। और इसकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? तो देखो, द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, द बिहेवियर ऑर्गेनाइज्म, द बिहेवियर ऑर्गेनाइज्म। ये दो किताबें आपको विशेष यहां पर ध्यान रखनी, द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग और द बिहेवियर ऑर्गेनाइज्म। प्रथम मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? स्किनर। और व्यवहार का प्रथम विश्लेषणात्मक अध्ययन स्किनर द्वारा किया गया। व्यवहार का प्रथम विश्लेषणात्मक अध्ययन स्किनर द्वारा किया गया। चलिए, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। बाकी कथा हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।